हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के पर्यावरण शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव का हम लोग अध्ययन करेंगे। मृदा प्रदूषण होता क्या है, इसके बारे में सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में अर्थ बताया जा चुका है। मृदा प्रदूषण का तात्पर्य होता है जो मिट्टी का जो स्वस्थ रूप है, जिसमें केमिकल के जाने से, उर्वरक खाद के जाने से, रासायनिक खाद के जाने की वजह से, प्रदूषित जल की वजह से और अत्यधिक गहन खेती की वजह से या फिर प्रदूषित जल के वजह से जो उसके मौलिक स्वरूप है, जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है, उसमें जो गैस, कार्बन, नाइट्रोजन, खनिज लवण इत्यादि का जो अनुपात है वह असंतुलित जब होता है तो उसे हम कहते हैं मृदा प्रदूषण। यानी मिट्टी के स्वस्थ रूप में रासायनिक खादों की वजह से, बीज के गहन कृषि के वजह से, केमिकल के वजह से, अत्यधिक खराब जल से सिंचाई के वजह से इत्यादि कारण से जो उसका वास्तविक नेचर है उसमें जब किसी प्रकार का परिवर्तन होता है या वह स्वस्थ रूप किसी प्रकार से मिट्टी का जब बिगड़ता है तो उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जिसमें जो है आप जानते ही हैं, रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयाँ, केमिकल, प्रदूषित जल, उसी तरह से कल कारखाने फैक्ट्रियों से निकलने वाले जल, शहरों से नाले से निकलने वाले जल, प्रदूषित जलों से सिंचाई करना इत्यादि अनेक कारण हैं। फिलहाल में हम लोग इस वीडियो में यही देखना है कि प्रदूषित जो जल होता है या विभिन्न कारण से जो मृदा प्रदूषित होता है उसका दुष्प्रभाव हम किस रूप में देखते हैं, किस रूप में पाया जाता है, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। अगर मृदा प्रदूषण की बात करें तो मिट्टी का जो स्वस्थ रूप होता है, हर मिट्टी का अपना अपना नेचर होता है। बलुई मिट्टी का अपना नेचर, दोमट मिट्टी का अपना नेचर, काली मिट्टी का अपना नेचर, हर मिट्टी का जो लेयर होता है उसका अपना एक नेचर होता है। उसका जब वो नेचर चेंज होता है या मनुष्य द्वारा किसी भी अनैतिक या गलत व्यवहार की वजह से जब मिट्टी का जब नेचर डिस्टर्ब होता है तो निश्चित रूप से वह मृदा प्रदूषण का ही रूप होता है। तो मृदा प्रदूषण के अंतर्गत अगर पहला देखें तो मिट्टी की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। जो मिट्टी का जो नेचर है उसमें जो एक अनुपात है खनिज लवण का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, उसके विभिन्न अणुओं का जो एक संतुलन है, वो अनुपात है, वह बिगड़ जाता है। अर्थात जब वो बिगड़ता है तो उस मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है, उसके जो वनस्पतियाँ उससे संबंधित हैं उसके वनस्पतियों में भी विकास में, फल में, प्रभाव में कमी आ जाती है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो मृदा प्रदूषण के फलस्वरूप मिट्टी का जो गुणवत्ता है, जो उसमें एक स्वस्थ रूप है, उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है। पहला तो यह दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें प्रदूषित आहार श्रृंखला, अब उस मिट्टी पर जो भी आप खेती करेंगे, किसी भी चीज़ की अगर खेती करेंगे या जैसी फसल के लिए जैसी मिट्टी चाहिए, अगर उस फसल की भी अगर उसमें आप खेती करेंगे तो निश्चित रूप से फसल में जो है उस पर्याप्त विकास नहीं होता। फसल में रोग ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हैं, उसमें अनेक प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करना पड़ जाता है। अर्थात मृदा प्रदूषण के फलस्वरूप जो हमारे अन्न होते हैं, वो जो उपज होती है उसमें भी बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न होती है, जिसका सेवन करने पर व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार के रोगों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विज्ञान ने हमको उत्पादकता बढ़ाने की बात कही और जिसके वजह से वह रासायनिक खाद, दवाइयाँ इत्यादि का वो प्रयोग करता है, परंतु वह मिट्टी को सुरक्षित रखने की बात नहीं करता। यही कारण है कि जहाँ पर जितना ही खाद, जितना ही रासायनिक दवाइयों का यूज होता है उतना ही मृदा प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। उस मृदा प्रदूषण के बढ़ावा के फलस्वरूप जो हमारे खाद्यान्न है वो दूषित होते जा रहे हैं, उनकी पौष्टिकता, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती जा रही है, जिसके सेवन करने से व्यक्ति भी रोगों से ग्रसित होता, अस्वस्थ होता चला जा रहा है। यह भी समस्या, यह भी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम तीसरी बात करें, भूमि की ऊसर प्रवृत्ति, बार बार अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करने से, बार बार केमिकल्स दवाइयों का प्रयोग करने से होता क्या है कि मिट्टी में जो है ऊसर वाली प्रवृत्ति होने लगती है, उसकी उर्वरा शक्ति घटने लगती है। मिट्टियों का जो अपना एक अणु का दूसरे अणु का जो मिट्टियों का जो अपना आपसी जो
सामंजस्य तालमेल या अपना जो आपसी मिट्टियों का जो अपना नेचर होता है वह भी बदलने लगता है। यही कारण है कि उस मिट्टी में संसंजक बल जो आपस में एक दूसरे को कड़ों को बांध के रखते हैं उस वो भी घटने लगता है। इसके फलस्वरूप मिट्टियाँ ऊसर प्रवृत्ति की होने लगती हैं, ऊसर टाइप का, यानी उसमें उपज कम होने लगती है और उसमें एक प्रकार से धूल टाइप का ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है या धूल की प्रवृत्तियाँ उसमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक प्रकार से ऊसर की प्रवृत्तियाँ भी बढ़ती चली जाती हैं जब मृदा प्रदूषण होता है तो मृदा प्रदूषण बढ़ता। अगला है भूक्षरण की बढ़ती प्रवृत्ति। वर्षा के दिनों में ऐसी मिट्टियाँ जहाँ पर बरसात के साथ आपस में वह चिपक करके बैठना चाहिए वहाँ पर मृदा प्रदूषण वाली जो मिट्टियाँ हैं वो क्षरण यानी वर्षा के जल के संग वह बहाव घुलने लगता है, पानी में ज़्यादा घुलने लगता है और बल्कि वो बहने लगता है। एक प्रकार से भूक्षरण को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। भूक्षरण को क्या मिलता है? ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब हम रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयाँ और जो है दूषित जल या अन्य गहन कृषि एक साथ कई फसलों का उत्पादन बहुत सारा खाद डाल के जब हम करते हैं, गहन कृषि के फलस्वरूप उस जो मिट्टियों का जो वास्तविक नेचर वो बदल जाता है, जिसके कारण से नदियों के किनारे या बाढ़ वाले क्षेत्रों में भूक्षरण यानी मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। यह भी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है कृषि उत्पादकता में कमी। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का और दवाइयों का, कीटनाशक दवाइयों का इत्यादि का जब आप प्रयोग करते हैं तो कृषि उत्पादकता में भी कुछ ही वर्षों में बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। अर्थात कृषि उत्पादन, खाद्यान्न कम होने, उपज होने लगते हैं, फसलों का आकार भी पर्याप्त बढ़ नहीं पाता है, जिसके वजह से स्वस्थ फसल, स्वस्थ खाद्यान्न नहीं प्राप्त हो पाते, जिसके वजह से कृषि उत्पादकता घटने लगती है। यह भी दुष्प्रभाव मृदा प्रदूषण के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे हम बात करें अस्वस्थ वनस्पतियों का स्वरूप। जैसे मैंने कहा कि अगर केमिकल की दवाइयाँ, रासायनिक खाद, प्रदूषित जल, प्रदूषित तेल, नालों के द्वारा, नालों वाला जल से अगर आप सिंचाई इत्यादि करते हैं तो निश्चित रूप से वह मृदा पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव। ये जान लीजिए, शुद्ध वायु, शुद्ध जल सभी वनस्पतियों को भी ज़रूरत होती है। अगर ये जब पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है तो फसलों का आकार छोटा होने लगता है, उसकी जो है उपज कम होने लगती है, खाद्यान्न कम निकलने लगते हैं, जिसके वजह से वनस्पतियों का आकार, उसका व्यवहार, उसका स्वरूप विकृत होने लगता है। अब सोच लीजिए, सामान्यतः वे में घास की दवा आप मारते हैं, घास जल जाती है, तो क्या वह केमिकल घास के संग समाप्त हो गया? नहीं, वह जब सिंचाई करेंगे तो उसके संग फिर उसमें मिलेगा। तो जो खाद घास मिट्टी के संग मिल करके खाद बनती थी, अब वो जहर बन करके दूसरे वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके वजह से वनस्पतियां अपना स्वस्थ आकार, स्वस्थ फल, स्वस्थ स्वरूप इत्यादि का विकास नहीं कर पाती। एक प्रकार से देखें तो मृदा प्रदूषण हमारे जीवन से संबंधित सभी क्षेत्र को वो प्रभावित करता है, बस यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसलिए आज भी न सरकार ध्यान दे रही है, न विज्ञान ध्यान दे रहा है। बस उत्पादकता बढ़ाओ, खाने के बाद भले ही मर जाओ, खाने के बाद भले ही पूरा परिवार अस्वस्थ हो जाए, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न सरकार, न वैज्ञानिक और ना ही किसान। बस अधिक से अधिक उपज हो, अधिक से अधिक पैसा मिले, अधिक से अधिक हम कमा लें, ये सब प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण से मृदा प्रदूषण हमारे पेट से, हमारे जीवन से संबंधित सभी गतिविधियों को प्रभावित करती है, प्रदूषित करती है, रोगग्रस्त करती है, अस्वस्थ करती है। तो मुझे उम्मीद है कि मृदा प्रदूषण का प्रभाव या इसका दुष्परिणाम कैसा पड़ता है हमारे जीवन में, हमारे सामान्य दिनचर्या में, आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।